अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडर्स। आज हम असीर हिज्र नावल पढ़ने जा रहे हैं जिसकी राइटर हैं वाहिबा फातिमा। तो चलिए नावल को स्टार्ट करते हैं। सुबह की किरणें अंगड़ाई लेकर ज़मीन पर जलवा अफरोज हुई। ऐसे में पंजाब के एक छोटे से पहाड़ी इलाके में एक गाँव लहर सुल्तानपुर में एक पुरशिकवा 30 किनार पर मुहित बड़ी हवेली में गैर मामूली सी चहलकदमी महसूस होने लगी। ये बहुत बड़ी हवेली आसपास के तमाम ज़िलों में बैतुल इस्लात के नाम से जानी जाती थी कि इस हवेली के मालिक चौधरी मुराद खानजादा, जो कि आसपास के तकरीबन 100 गांव के सरपंच थे, इनके बड़े और लाडले बेटे का नाम चौधरी सुल्तान खानजादा था और छोटे बेटे का नाम चौधरी सुलेमान खानजादा। यह हवेली सरसब्ज पहाड़ों के ढलवान पर बड़ी शान से मुकीम थी। ये बहुत से टूरिस्ट को महबूब कर देती थी। चौधरी मुराद खानजादा के आबाओ अजदाद का ताल्लुक चुंगा पेशावर से था, इसीलिए वो खालिस पख्तून ख़ानदान के थे और सुर्ख सफ़ेद रंगत के साथ लाइट ब्राउन आँखें इनके ख़ानदान की ख़ास पहचान थीं। लहर सुल्तानपुर के दाईं जानिब एक गांव सलवई है जो कि फलों के बागात के लिए पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। ये इलाका इंतहाई सरजब्ज और शादाब है। सलवई में लौकाट, अंजीर, सेब और केले के बागात हैं। ये सारी ज़मीनें चौधरी मुराद खानजादा की हैं, जबकि लहर सुल्तानपुर से आगे बाईं जानिब भी सरसब्ज और शादाब गांव बशारत है। हवेली में सुबह का आगाज़ हस्ब मामूल हमदो सना से हुआ था। ऐसे में वो दोनों गांव की मस्जिद से ढलवानी पथरीले रास्तों पर खरामा खरामा चलते हवेली की जानिब लौट रहे थे। इनमें से एक सुलेमान खानजादा का बड़ा 8 साला बेटा अरीब खान सुलेमान था और दूसरा सुल्तान खानजादा का बड़ा इकलौता लाडला पोता 7 साला यशम सुल्तान खानजादा। इन दोनों को आजकल दाजी की जानिब से सख्ती से अहकामात थे कि वो सुबह फजर गांव के मस्जिद में अदा करके पूरे गांव का चक्कर लगाकर वापस हवेली आया करेंगे। जिसम सुल्तान खानजादा अपने हाथ में बैट पकड़े हुए इसे मखसूस स्टाइल में गोल गोल घुमा रहा था, जबकि अरीब हस्ब मामूल अपने मुंह में छोटी इलायची चबाता बेजार सी शक्ल बना रहा था। आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था इस पैदल मार्च को। इसकी बात पर यशम मुस्कुराया। तो मत आते तुम। मगर दादी, मैं उनको बोल देता तुम्हारी तबीयत ख़राब है। सुबह सुबह झूठ बोल देते। तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, इसने सुकून से कहा। तो अरीब ने मुस्कुराकर इसकी गर्दन में बाजू हमाल किया। एक तुम ही तो मेरे सच्चे दोस्त और भाई हो, वो नील तो नीरा छछूंदर और शिकायती टट्टू है। अरीब ने बुरा सा मुंह बनाया तो यशम गहरा मुस्कुरा दिया। आज मोरे ने ब्रेकफास्ट में भला क्या बनाया होगा? यशम ने पूछा तो अरीब की आंखें चमक उठी। ब्रेकफास्ट के नाम से नहीं, बल्कि अपने मोरे के नाम से, कि अरीब सुलेमान खानजादा वो चांद था जो अपनी माँ को अपनी ज़मीन मानते आंखें खोलते ही बस इसी के गिर्द चक्कर लगाता था। वो अपने मोरे आयमा सुलेमान खानजादा का बड़ा और लाडला बेटा था और इसे उनसे न जाने कैसी मोहब्बत थी कि उनके बगैर एक पल नहीं रहा जाता था। जो भी बनाया हो मगर बहुत लजीज होगा। अरीब ने तसव्वुर में ही एक खूबसूरत सा मेहरबान चेहरा झिलमिलाया तो वो नरमी से मुस्कुरा दिया। वो हवेली के बड़े गेट से 10 कदम के फासले पर थे जब वो बुजुर्ग फकीर बाबा स्याह चोगे में दूर से आता हुआ दिखाई दिया। आज थर्सडे है क्या? यशम ने सरगोशी में अरीब से पूछा तो अरीब ने इस बात में हिला दिया, क्योंकि यह अजीब सा फकीर बाबा हमेशा जुमेरात को ही नजर आता था। कोई गैर मोई ताकत थी कि वह दोनों अपनी जगह पर खड़े हो गए और सामने इसकी सुर्ख आंखें दिखी, गले में मंकों की ढेर की मालाएं, हाथ में स्याह कशकोल और लंबी दाढ़ी। वो हस्बे मामूल सदा लगा रहा था। वो चलते चलते यशम और अरीब के पास आ रुका। वो अब बगौर यशम की जानिब देख रहा था। इसे जुर्जरी सी महसूस हुई। बाबा कुछ चाहिए? यशम ने घबरा कर कहा। वो बाबा की महवियत तोड़ना चाहता था, जो लाल अंगारा आंखों से बगौर इसके माथे की जानिब देख रहा था। यशम ने अपने ट्राउज़र की पॉकेट कंगाली, इसमें इसकी कल की पॉकेट मनी थी। वह पूरा का पूरा 100 रुपया यशम ने बाबा की जानिब बढ़ाया तो वो पल भर को मुस्कुरा दिया। बाबा एक कदम यशम की जानिब बढ़ा तो वो घबरा गया। बाबा ने 100 रुपये की जानिब हाथ बढ़ाने की बजाय यशम के दिल के मकाम पर अपना हाथ रखा। तपते भड़कते हुए हद्दे निगाह सहराओं में भटक भी गए तो सब्र करना, इस दिल को स्याह मत होने देना, फकीर बाबा ने इसकी आंखों में देखकर कहा। यशम ने नासमझी से इन्हें देखा। बाबा ये क्या बोल रहे हैं आप? हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अरे बाबा
और यशम के दरमियान में हमायल हो गया। रब को समझकर पाना बहुत मुश्किल है बच्चे, मगर जिसने इसे पा लिया इसने दुनिया और आखिरत दोनों पा ली। आज सारी हवारा ने कमली वालिदा सेरा गाए। वो फिर अपनी राग में सर धनता वहां से निकलता चला गया। यशम और अरीब देर तक इसे जाता हुआ देखते रहे। वो निगाहों से ओझल हुआ तो दोनों मुस्कुराकर हवेली की जानिब बढ़े। गेट से अंदर दाखिल हुए, सीढ़ियां उतरकर हवेली के ड्राइवर पर आए। ड्राइवर के आसपास हवेली के तवील अरीजो लान का अजीब दिलकश नज़ारा देखने को मिलता था, जिसमें लीमू, अंजीर और लुकाट के दरख्त जो फलों से लदे हुए थे मौजूद थे। अंगूरों की खूबसूरत बेलें, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें और टमाटरों के पौधे लगे हुए थे। इस तवील तरीन बाग नुमा लान की हिफाजत बाकायदा माली किया करते थे। मौसम इंतहाई खुशगवार था। ठंडी हवा के झोंके जिस्म को छूकर गुजरते तो वजूद को गुदगुदा देते थे। इसी तवील तरीन लॉन में 6 साला अनिल सुलेमान खानजादा अपनी साइकिल चला रहा था। वो दोनों इस तक आए। आप लोग आ गए? नहीं, हमारे भूत आए, अरीब ने बोलकर अपने लब दबाए। यशम मुस्कुरा दिया। लाला सीधे से सवाल का कभी ढंग से भी जवाब दे दिया करे, इसने मुंह बनाया। तुम सवाल सीधा सा पूछ लिया करो तो जवाब भी सीधा सा ही मिलेगा ना। अरीब ने लापरवाही से कंधे उचकाए। अब अगर तुम्हारी साइकिलिंग का शौक हो गया हो तो अंदर तशरीफ ले आओ, ब्रेकफास्ट के बाद स्कूल की तैयारी भी करनी है, यशम ने कहा तो वो मुस्कुरा दिया। वो तो जरा आज मुश्किल है, इसने कान खुजाया। और वो क्यों? अरीब ने इसे मशकूक निगाहों से देखा कि जितना ड्रामेबाज वो था, स्कूल से छुट्टी करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। शक मत करने लाला, क्योंकि आज मोरे ने खुद कहा है कि हम में से कोई भी स्कूल नहीं जाएगा। इसका इत्मीनान काबिल दीद था। वाह, अरीब को अच्छा खासा झटका लगा। और वो क्यों भला? मुझे नहीं मालूम, मगर सुबह जब मोरे के कमरे में गया था तो इनके रूम में एक फेरी थी। मैंने मोरे से पूछा कि ये कौन है तो उन्होंने कहा वो फेरी हमारी आनी है। एंड यू नो व्हाट, इनके पास 2 क्राइंग डॉल्स भी हैं। अनिल ने गंदा सा मुंह बनाया कि इसे अपनी आनी तो बहुत पसंद आई थी, मगर इनकी गोद में वो 2 रोंदो सी डॉल्स इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। चलो यश, देख कर आते हैं कि आखिर माजरा क्या है, अरीब ने कहा तो वो दोनों हवेली में एंटर हो गए। वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो सब लाउंज में बराजमान थे। दाजी, खानम बी, सुल्तान खानजादा, सुलेमान आपस में बातें कर रहे थे, मगर इन्हें अंदर आते देखकर वो अचानक खामोश हो गए। माहौल में अजीब सा तनाव महसूस हुआ। वो इतने छोटे होते तो ना समझ होते, लेकिन वो समझ गए थे। डैड, मम्मा किधर हैं? यशम ने आते साथ ही साइमा बेगम के बारे में पूछा था। अच्छा हुआ तुम दोनों जल्दी आ गए। तुम दोनों को तो गार्ड लेने गए थे ना मस्जिद से, वो नहीं मिले तुम्हें? सुलेमान खानजादा ने पूछा इनसे। नो डैड, हमें गार्ड नहीं मिले, मगर हुआ क्या है? अरीब ने पूछते हुए बगौर इनके परेशान चेहरे देखे थे। कुछ खास नहीं, जाओ ब्रेकफास्ट करो, अपनी मोरे के कमरे में जाओ। स्कूल फोन कर दिया गया है, आज तुम तीनों स्कूल नहीं जाओगे, दादी ने मीठे लहजे में कहा था। लेकिन दादी, यशम ने कुछ कहना चाहा। अंदर जाओ खान, मुझे तुम्हारे बाबा से ज़रूरी बात करनी है, उन्होंने कहा तो यशम ने एहतरामन सर हिलाकर अरीब को इशारा किया। वो दोनों अंदर की जानिब चल पड़े। जैसे जैसे ग्लास वाल से आगे बढ़ रहे थे तो जैसे मजीद बढ़ता जा रहा था कि आखिर सब बड़े इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं। वो दोनों आयमा बेगम के कमरे में दाखिल हुए तो दंग रह गए। इधर यशम की मामा साइमा बेगम भी मौजूद थी। वो वाकई एक खूबसूरत सी फेरी थी, मगर बेतहाशा उदास। अपनी मोटी मोटी नीली आंखों से आंसू रुवा चनाब की मानित बहा रही थी। अस्सलाम वालेकुम मोरे, दोनों ने एक ज़बान सलाम किया तो वो तीनों इनकी जानिब मुतवज्जा हुई। आओ आओ अरीब, यशम, इधर आओ, अपनी छोटी खाला जानी गुल नायाब से मिलो, आयमा बेगम ने कहा तो वो दोनों आस्ता आस्ता कदम उठाते हुए इस फेरी के करीब आ गए। अस्सलाम वालेकुम खाला जानी, उन्होंने सलाम किया तो वो इन दोनों को गले लगाकर चूमते हुए फिर से रो पड़ी, जबकि वो दोनों हैरान परेशान थे कि अचानक इनकी ये खाला कहाँ से आ गई, जिनके बारे में उन्होंने इससे पहले कभी सुना ही नहीं था, ना ही वो पहले कभी दिखाई दी थी। आखिर ये क्या मिस्ट्री थी? अरे बस करो गुल, अपनी किस्मत पर और कितने आंसू बहाओगी, अब बस करो, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, साइमा बेगम ने नरमी से कहा। खाला जानी, क्या हुआ है आपको? आप हमें बताएं, हम दोनों मिलकर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। क्यों अरीब लाला? यशम ने इनके आंसू देखकर बेचैन हुआ, जबकि इनकी बात पर वो नरमी से मुस्कुरा दें। नहीं, अब तुम दोनों मुझे मिल गए हो ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गुल ने यशम का खूबसूरत और मासूम चेहरा चूमा। तो फिर आप रोना बंद करें, यशम ने इनका चेहरा साफ किया।
वो दोनों इधर उधर देखते हुए किसी चीज के मुतलाशी थे। अनिल इनको इन छोटे शोशों के मुताबिक 2 क्राइंग डॉल्स नहीं दिखाई दे रही थी। आज मेरे बच्चे ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे? आयमा बेगम ने हस्ब मामूल अरीब को अपने सामने बिठाकर नरमी से इसके बाल दुरुस्त किए। मोरे दादी ने ये क्यों कहा कि हम स्कूल नहीं जाएंगे? अरीब का छोटा सा जहन अब भी उलझा हुआ था। क्योंकि तुम्हारी खाला जानी आज बरसों बाद हवेली आई हैं और तुम्हारे खालू जानी अल्लाह ताला के पास चले गए हैं, इसलिए ये बहुत उदास हैं। तो आज हम चाहते हैं कि तुम तीनों बच्चे सारा दिन अपनी खाला जानी के पास रहो, इनका दिल बहलाओ, इन्हें स्माइल करवाओ। आयमा ने अदीब का माथा चूमते हुए इन्हें समझाया तो इसने इस बात में सर हिला दिया। दोनों ने यह मिस्ट्री सॉल्व हो जाने की वजह से एक सुर्ख सी सांस खींची। मोरे मुझे ब्रेकफास्ट में सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स चाहिए। अरीब भी बोल ही रहा था कि बेड पर पड़े कंफर्टर में से चूं चूं की बारीक सी आवाजें आने लगी। लो उठ भी गई, अभी सुलाया था। जाने आजकल की इस न्यू जनरेशन की आंखों में नींद क्यों नहीं है? हमें तो हमारी माएँ दिन भर सुलाए रखती थी। गुल ने सूं सूं करते कुताए हुए लहजे में कहा। तभी कमरे में भूचाल सा आ गया। वो चूं चूं की आवाज लाउड हो गई। यशम और अरीब ने एक मानीखेज नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा था, क्योंकि अब वो दोनों छोटी छोटी पोनियों वाली कमजोर सी बच्चियां उठकर हलक फाड़ फाड़ कर रोने का शुगल फरमा रही थीं। एक तो गुल ने गोद में उठाया और दूसरी को आयमा बेगम ने। मोरे, ये क्राइंग डॉल्स कहाँ से आई? अरीब के पूछने पर वो तीनों मुस्कुराई। ये तुम्हारी गुल खाना जानी की बेबीज हैं। गुल खाला की गोद में वीरा है और ये देखो, ये मेरी गोद में ओजगल है। दोनों 1.5 साल की हैं और ट्विंस हैं, आयमा बेगम ने कहा तो इन दोनों ने हैरत का मुजाहरा किया। एक तो इन दोनों की शक्लें बिल्कुल नहीं मिलती थीं, दूसरा जो बेबी गुल खाला की गोद में था वो सेहतमंद था और जो आयमा बेगम की गोद में थी वो कमज़ोर और सूखी सड़ी हुई थी। पर मामा, इनके फेस तो आपस में नहीं मिलते। अरीब ने हैरत से ओजगल की नाद को शहादत की उंगली से छूना चाहा, मगर वो बेतहाशा गोरी नीली आंखों वाली गुड़िया सूखी सड़ी इंतहाई सड़ियल शक्लें बना रही थी। तभी अरीब की उंगली अपने मुंह के सामने वाले 4 तेज तरीन दांतों में फंसाकर जोर से काटी कर दी। आउच! अरीब इस अचानक हमले पर अपनी जगह पर उछल पड़ा। मामा, ये तो छोटी सी वाइट मिमी गर्ल है, इसने भी जलकर कहा तो सब पहली मर्तबा खुलकर मुस्कुरा दिए। ये डॉल तो बहुत ही क्यूट है, बिल्कुल गुफरान की तरह। यशम ने वेरा की गाल खींचते बहुत मोहब्बत से अपनी छोटी 2 साला बहन का नाम लिया। मम्मा, गुफरान नहीं उठी अभी तक? नहीं, वो सो रही है, साइमा बेगम ने नरमी से कहा। सद शुक्र के गुल का ध्यान बट गया था, वो पूरी तरह बच्चों की जानी मुतवज्जा थी। मोरे, ये इतना क्यों रोती है? अरीब ने अब भी माँ की गोद में मौजूद इस क्राइंग डॉल को हलक के बल रोते हुए देखकर बेजारी से पूछा था। ओजगल को अपनी गोद में उठाकर जरा बाहर लेकर जाओ तो ये बहल जाएगी ना? आयमा ने इसकी बेजार शक्ल देखकर मुस्कुराते हुए कहा। नो मोरे, इसने मुझे काटी की, अब तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगा। अरीब ने मुंह बनाया, जबकि यशम वीरा को अपनी गोद में भरकर अब इधर उधर घूमने लगा था। अरीब, ऐसे नहीं बोलते, ये पैदाइशी कमजोर है और इसी कमजोरी से बीमार रहती है। छोटी सी बेबी है, बहन है तुम्हारी, उठा लो ना, आयमा बेगम ने कहा तो इसने बादल ना ख्वास्ता इस जीगते जागते भोंपू को गोद में उठा ही लिया था और हैरत अंगेज तौर पर वो इसकी गोद में आकर खामोश भी हो गई। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अरीब को हैरत से देखने लगी थी। अरीब ने इसके चुप होने पर शुक्र का कलमा पढ़ा। चलो मेमी गर्ल, तुम्हें अपना लान दिखाता हूँ। यशम और अरीब इन दोनों को लेकर बाहर निकल गए। एबटाबाद के जिला ठंडियाली के एक छोटे से घर में इस वक्त धुएं के मरगोले से उठ रहे थे। रात के तकरीबन 10 बजे का वक्त था। वो 2 कमरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा घर था। वो घर जहां से हर वक्त रोने की आवाजें आया करती थी, आज इस घर में एक अजीब सी रौनक लगी हुई थी। हिना चलवानी से उठी और एक नजर दूसरे कमरे में गहरी नींद सो रही अपनी 1.5 साला नन्ही परी को एक नजर देखकर वापस आई और जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। तभी इसका भाई जो लाहौर से आया था वो अंदर से उठकर इसकी चूल्हे से छोटे से चूल्हे तक आया। अरे बस कर मर जानिए, क्यों इतना हलकान हो रही है मेरी बच्ची? कहा तो था अगर घर में कुछ नहीं है तो बाहर से लेकर आता हूँ खाना। अरे नहीं नहीं अशरफ बा, मैंने गरम गरम रोटी डाल दी है, दाल पक्की पड़ी है, रोटी पर मक्खन लगा दिया है, बस ला ही रही थी अंदर। मैंने इतनी रात को इतनी ठंड में अपनी बच्ची को वक्ते में डाल दिया। अशरफ झुंझलाया। नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप, चले अंदर, हिना ने कहा और छाबा उठाकर अंदर की जानिब बढ़ गई। अशरफ भी अपनी गुड़िया को मुस्कुराते देखकर इसके पीछे चल पड़ा।
وہ چارپائی پر براجمان ہوا جس پر ہنا نے ابھی ابھی نیا گدا اور چادر ڈالی تھی۔ ہنا پائنتی کی جانی بیٹھ گئی۔ بسم اللہ کرو بھا، ہنا نے کہا تو اشرف نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ وہ وقتاً فوقتاً ایک گہری نگاہ اپنی گڑیا پر ڈال لیتا جو جانے بار بار گھبرا کر اپنے آستینے کیوں درست کر رہی تھی۔ عبید گھر واپس نہیں آیا اب تک، جبکہ اتنی رات ہو چکی ہے اور وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ تم اور دہی رانی اس وقت گھر میں بالکل اکیلے ہو۔ اشرف کے ماتھے پر بل پڑے۔ نہیں باپ، وہ مجھے بتا کر گئے تھے کہ رات کو ذرا دیر ہو جائے گی تو میں گھر کو اچھی طرح لاک کر رکھوں۔ ہنا نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ پانی، اشرف نے کہا تو وہ چارپائی کے نیچے زمین پر پڑا گلاس اٹھانے کو جھکی۔ تب اشرف کی نظر اس کی کلائی پر موجود اس نیل پر پڑی۔ یہ کیا ہے گڑیا؟ اشرف نے کڑے تیوروں کے ساتھ اس کی جانب دیکھا۔ کچھ نہیں بھا، کچن میں کچھ کام کرتے چوٹ لگ گئی۔ ہنا نے نگاہیں چرائی۔ ہنا سچ بول، وہ ٹھیک تو رکھتا ہے نا تجھے؟ اشرف کے لہجے میں فکر ہی فکر تھی۔ جی بھا، وہ بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے اور میں بہت خوش ہوں، ہنا نے مسکرا کر کہا۔ اور سوہن دہی رانی کا بھی خیال رکھتا ہے نا؟ اشرف نے پوچھا۔ جی بھا، سوہن کے بغیر تو ایک سیکنڈ نہیں رہتے۔ ہنا نے پھر جھوٹ بولا۔ چل کھانا کھا لیا ہے میں نے، تو بھی آرام کر، صبح بات کریں گے۔ وہ بخت آ گیا تو میں دروازہ کھول دوں گا، تو جا آرام کر۔ وہ جو سب سمجھتا تھا ہنا کو کہا تو وہ چپ چاپ برتن سمیٹ کر کچن میں چلی گئی، مگر اشرف کی لا یعنی سوچو نے اس کی آنکھوں سے نیندیں چرا لی تھیں۔ چٹاخ، پورے حال میں تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ ارے حرام خورو، خارشی کتو، میں پوچھتا ہوں وہ گئی تو گئی کہاں؟ آخر کس کی اتنی ہمت ہوئی کہ کسی نے اسے میرے تہہ خانے سے نکالا، اور نکالا تو نکالا، اسے اپنے گھر میں پناہ بھی دے دی، مجھ سے چھپا بھی لیا۔ وہ بے خاندان کی جیت کی نشانی ہے، ونی میں آئی ہے وہ اب چاہے ہماری غلام بن کر رہے، لیکن اسے زندگی اپنی یہی گزارنی ہے۔ وہ اور اس کی بیٹیاں ہماری زرخرید غلام ہیں۔ میں اس کی جگہ تم سب کی قبریں یہیں کھود دوں گا۔ وہ حارث بیگ تھا اور اس وقت اس فرعون آدمی نے اپنے ہی آدمیوں کو ٹھوکروں کی زد میں رکھا ہوا تھا۔ مجھے بتاؤ کس نے مخبری کی اس کی؟ کون ہے آستین کا سام؟ کس نے غداری کی مجھ سے؟ وہ کیسے نکلی یہاں سے آخر؟ وہ پھر چنگاڑا۔ معاف کر دیں بیگ صاحب، معاف کر دیں، ہمیں کہیں سے بھی اسے ڈھونڈ کر لے آئیں گے۔ وہ جو ہمارے رستے میں آیا اس کا کام تمام کر دیا جائے گا، مگر ہم اسے آپ کے قدموں میں لا گرائیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ اس کا آدمی اس کے پیروں میں گرا۔ ایک دن، بس ایک دن ہے تمہارے پاس، مجھے کہیں سے بھی لا کر دو اسے۔ جس نے حارث بیگ سے دشمنی مول لی ہے اس کو یہاں سے نکالا اور پناہ دی، اس کا پتہ لگاؤ، مجھے پوری نسل ختم کرنی ہے اس کی۔ بیگ صاحب، مجھے لگتا ہے وہ چودھری خانزادہ ہے جس کی اتنی جرت ہوئی ہے۔ اس کے ایک خاص آدمی نے اسے بہت پتہ کی بات بتائی۔ ٹھیک ہے، پتہ کرواؤ کہ واقعی اس کے پیچھے اس خانزادہ کا ہاتھ ہے، اگر ہے تو یہ دشمنی سے مبارک، اور کافی مہنگی پڑے گی اسے یہ دشمنی۔ حارث بیگ اس کا نام مٹا دے گا۔ میں نے اپنے بھائی کو منو مٹی تلے دفنا دیا ہے تو خانزادہ کی نسل مٹانا میرے لیے کون سا مشکل کام ہوگا؟ اس نے انتہائی صفاقی اور خباثت سے اپنے بندے کے کان میں سرگوشی کی۔ آپ فکر مت کرو بیگ صاحب، میں پتہ لگاتا ہوں، اس درندے کے آدمی نے کہا تو وہ خباثت سے مسکرا دیا کہ جانتا تھا اب اس کا وہ مکار آدمی اس کی خبر پاتال سے بھی لے آئے گا۔ وہ بستر پر کب سے کروٹ پہ کروٹ بدل رہی تھی، اس کی ننھی پری ماں کی فکروں پریشانیوں سے بے خبر اس کے پہلو میں گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے سوہن کا معصوم چہرہ دیکھا اور پھر سے گہری سوچ میں چلی گئی۔ ہنا لاہور میں اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی پیدائش سے پہلے اس کے بابا انتقال کر گئے۔ اشرف اس سے 12 سال بڑا تھا۔ اس نے ہی اپنی ماں اور اپنی چھوٹی بہن کی کفالت کی، خود بس میٹرک ہی کر پایا۔ تعلیم کو خیر بات کہہ کر ایلومینیم ورکس کا ہنر سیکھا اور پھر ہاتھ پیر چلا کر اپنی چھوٹی سی ورکشاپ بنا لی۔ ہاں، مگر ہنا کو کالج ضرور بھیجا تھا۔ وہ ہنا پر جان چھڑکتا تھا، مگر اتنے برسوں کی اس کی خون پسینے کی محنت، قربانی اور بھائی کی محبت پر اچانک ایک اجنبی کی محبت بھاری پڑ گئی۔ کالج کا ہی دور تھا جب اس سے سامنے بوائز کالج کے عبید سے دھواں دار قسم کی محبت ہو گئی۔ وہ ایک نیلی آنکھوں والا پہاڑی شہزادہ تھا جسے دیکھ اکثر اس کے کالج کی لڑکیاں ٹھنڈی آہیں بھرتی تھیں، مگر عبید کا دل ہنا پر فدا ہو گیا۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کا پیچھا کرنے لگا۔ کافی عرصہ لگا، مگر ہنا کا بھی دل اس کی جانب سے پسیجا اور دل میں محبت کی کومپل کھل کر اب تناور درخت بن گئی۔ اسے پتہ نہ چلا۔ اس نے عبید کی محبت کو قبول کرتے اسے اپنے گھر رشتہ بیچنے کو کہا، مگر عبید نے یہ کہہ کر اس کے گاؤں کے فرسودہ رسم و رواج کے تحت اس کے والدین کبھی کسی پنجابی لڑکی سے اس کی شادی نہیں کریں گے، اس نے ہنا کو کورٹ میرج کے لیے مجبور کیا۔
مگر ہنا لاکھ اس کی محبت میں پاگل سہی، پھر بھی اس نے عبید کو کورٹ میرج کے لیے منع کر دیا۔ عبید بہت سخت ناراض ہوا اور واپس ایبٹ آباد چلا گیا۔ تب ہنا بہت بیمار پڑ گئی، وہ اتنا روتی کہ اس کا سانس بند ہونے لگتا۔ اشرف اور ماں کو سمجھ نہ آتی کہ آخر اس کی نازک جان کو کون سا روگ لگ گیا ہے۔ پھر ایک دن عبید بے دھڑک اس کے گھر چلا آیا۔ ماں اور اشرف حیران رہ گئے، جبکہ اسے دیکھ کر ہنا کے بے جان وجود میں جیسے کسی نئی جان نے پھونک مار دی ہو۔ عبید نے سیدھی طرح آ کر اشرف سے وہی بات کی جو ہنا سے کر چکا تھا، کہ وہ ہنا سے نکاح کرنا چاہتا ہے لیکن اپنے والدین کی مرضی کے بغیر۔ تب اشرف نے صاف منع کر دیا، یہ کہہ کر کہ اپنے گھر کی عزت کو یوں چوروں کی طرح کسی کے حوالے نہیں کرے گا۔ اگر اس کے والدین عزت سے آ کر ہنا کا ہاتھ مانگتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اشرف نے منع کیا تو عبید کو خوب تڑکا لگا، وہ پھر ناراض ہو کر چلا گیا اور ہنا مرنے والی ہو گئی۔ اس نے بہت احتجاج کیا، کھانا کھانا چھوڑ دیا اور عبید کی محبت میں پوری طرح بغاوت پر اتر آئی۔ اشرف نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس وقت اس کی آنکھوں پر عبید کی محبت کی ایسی پٹی بندھی ہوئی تھی کہ نہ اسے کچھ دکھائی دیتا تھا نہ سنائی دیتا تھا۔ اسے یاد ہے اس کے بھائی کے الفاظ آج تک اس کے کانوں میں گونجتے تھے۔ یہ اس آدمی کی کیسی محبت ہے دہی رانی، جو تمہیں عزت دینے کی بجائے بے عزت کرنے پر تلی ہوئی ہے؟ کیا کہیں کہ اس کے گاؤں کے لوگوں کے جانے کیسے بھگا کر لایا ہے اس لڑکی کو۔ لڑکی کا کوئی والی وارث بھی نہیں ہے جو بھگا کر رخصت کر دیا اس کو۔ اس شخص کے ماں باپ نے تمہیں اپنایا تو وہ بھی تمہاری عزت اور قدر کرے گا، نہیں تو یہ 4 دن کی محبت کا بھوت جب سر سے اترے گا تو وہ تو آزاد ہوگا اور تم سے جو چاہے سلوک کرے گا، کوئی کہنے سننے والا نہیں ہوگا اسے۔ مگر میری بچی، میری بات کو سمجھو، خود کی قدر اور عزت کرواؤ۔ اگر وہ اتنی ہی تم سے محبت کرتا ہے تو اپنے ماں باپ کو لائے اور عزت سے تمہیں بیاہ کر لے جائے، نہیں تو اس خود غرضی اور رسوائی والی محبت سے تو صبر اچھا۔ اشرف نے اسے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانی۔ موت کے منہ میں پہنچی تب اشرف کو اپنی ضد سے دستبردار ہونا پڑا۔ اشرف نے اپنے گھر میں 4 رشتہ دار بلا کر خاموشی سے عبید کے نکاح میں دے دیا۔ 2-3 دن ان کے پاس رہے، پھر جانے اس شخص کو کیا سوجا کہ وہ اسے لیے ایبٹ آباد جانے کی رٹ لگانے لگا۔ اشرف کو اس کا رویہ، اس کی عادتیں، اس کی فطرت بہت مشکوک اور عجیب لگیں۔ وہ ہنا کی جانب سے عجیب طرح سے وسوسوں کا شکار ہو رہا تھا۔ بہرحال بعمر مجبوری ہی سہی، اسے ہنا کو اس کے ساتھ رخصت کرنا پڑا۔ کافی خوش کن خیالات کے ساتھ ہنا نے ایبٹ آباد کی پتھریلی سرزمین پر اس کے خیال سے قدم رکھا کہ وہ اپنے خلوص اور خدمت گزاری سے اپنے سسرال والوں کا دل جیت لے گی۔ عبید نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور اب اپنے گھر میں اپنے والدین کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ساس سسر، 2 نندیں، ایک جیٹھ ان کے سامنے کھڑے ہنا کو بغور دیکھ رہے تھے، جبکہ ہنا کو اپنے جیٹھ کی للچالتی نگاہوں سے کراہیت سے محسوس ہوئی۔ عبید کے بتانے کی دیر تھی کہ وہ ہنا کو یہاں کیوں اور کس حیثیت سے لایا ہے۔ گالیوں اور گند کا ایسا طوفان اٹھا کہ ہنا کو سب کے سامنے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ اس کی کنواری نند نے اس کو ایسی گالیاں دی کہ خود کے لیے ایسے الفاظ سن کر ہنا کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، جبکہ اس نے دیکھا عبید اطمینان سے یوں کھڑا تھا جیسے یہ سب گالم گلوچ سننا اس کے لیے روزمرہ کی روٹین کی یا عام سی بات ہو۔ ہنا نے بے تحاشا روتے اس کی پشت پر چھپ کر اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ لی۔ عبید اس کا خوف سمجھ رہا تھا۔ آخر کیا تکلیف ہے آپ لوگوں کو؟ نکاح کیا ہے میں نے اس سے، شریف گھرانے کی لڑکی ہے یہ، اب مجھے میرے کمرے میں جانے دینا ہے؟ آپ لوگوں نے یہی عدالت لگائے رکھنی ہے؟ عبید چلایا تھا۔ ہنا کو ایک مرتبہ پھر اس کا لہجہ اور زبان سن کر صدمے لگا، مگر اس وقت کچھ زیادہ سوچنے کا موقع کب ملا؟ عبید کے گھر والوں نے اسے قبول نہیں کیا اور گہری رات میں ان کو گھر سے نکال دیا۔ وہ اسے لیے وقتی طور پر اپنے ایک دوست کے گھر چلا آیا۔ ہنا سہمی سی تھی، وقت ہاتھ سے بربری ریت کی طرح پھسل گیا تھا۔ لگتا تھا وہ اپنی زندگی اس کے قدر ہم اپنی زندگی میں وہ کچھ غلط انتخاب کر بیٹھی ہے۔ اب بھی وہ اس پسماندہ اور عجیب سی سیلن کی بدبو زدہ بیٹھک میں سر ہاتھوں میں گرائے بری طرح رو رہی تھی۔ جب عبید اندر داخل ہوا، آتے ساتھ اس کا رونا دھونا دیکھ کر عبید کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ دروازہ بند کر کے بڑی بے تکلفی سے اس کے قریب چارپائی پر آ کر بیٹھا تھا۔ ہنا نے بے اختیار ہی گھبرا کر اس سے دور ہوتی فاصلہ قائم کر گئی۔ عبید کے ماتھے پر بلوں میں مزید اضافہ ہوا۔ اب تجھے کیا ہوا؟ کیوں آنسو بہا رہی ہے؟ گھر سے ہی نکالا نا تو کیا ہوا؟ میرے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں کیا کہ تیرے لیے ایک مکان کا بندوبست بھی نہیں کر سکوں گا؟ میں مر گیا ہوں کیا؟ وہ اس کے آنسو سے چڑ گیا تھا۔ ایسے تو مت بولے عبید، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اب بھی سہمی ہوئی تھی۔ عبید کی لال انگارہ آنکھیں اور ڈگمگاتے قدم دیکھ کر وہ مزید خوف زدہ ہوئی۔ بہت اچھی بات ہے، تیرا ڈرنا آج مجھے اچھا لگے گا۔
वैसे भी इस खास रात में हर शरीफ लड़की खौफजदा होती है। वो चारपाई पर नीम दराज होकर इसे खींचकर अपने कुशा सीने पर गिराता हुआ मानी खेजी से बोला था, चल अब रोना बंद कर, मुझे इन खास और कीमती लम्हात में ये आंसू नहीं चाहिए। उबैद ने नमी से इसके गालों से आंसू साफ किए और इसके गुदाज वजूद को खुद में समेटने लगा। हिना ने जब उसे मना किया तो वो बोला, हिना क्या तकलीफ है तुझे, क्या फजूल के नखरे करके मेरा मूड ख़राब कर रही है, क्यों यहाँ कंफर्टेबल नहीं हो? कहा तो है कल को बंदोबस्त कर दूंगा अपने घर का। वो गुर्राया था हिना पर। हिना परेशान हो गई एकदम से। अगले दिन ही वो इसे लेकर अपने घर में शिफ्ट हुआ था। ये छोटा सा मकान उबैद का ही था, मगर इसमें ज़रूरत का कोई सामान नहीं था। अगले दिन जब वो इसे लेकर घर आया तो ज़रूरत का सामान भी ले आया था। हिना ने इस घर में आने के बाद अशरफ ने काफ़ी सारा सामान दहेज के तौर पर अपनी जानिब से इसे भिजवाया था, जिसे लेने में उबैद ने शर्मिंदगी के बजाय फ़ख्र महसूस किया था। शुरू के चंद माह सुकून से गुजरे, मगर हिना के हामला होने के 3-4 माह बाद वह अपना असली रंग दिखाने लगा। इसकी सोहबत बहुत बुरी थी। जो जुआ खेलकर नशे में धुत का घर वापस लौटता और फिर हिना के वजूद को तख्ता मश्क बना लेता। वो उस पर हाथ नहीं उठाता था, मगर जिस तरह वो उसके साथ सलूक करता हिना की रूह तक कांप जाती थी। वो बर्दाश्त करती रही। इसे बर्दाश्त करना था, ये ज़िंदगी इसने खुद अपने हाथों से चुनी थी। ये इंतखाब इसका अपना था। वो अपने भाई और माँ की कुर्बानियाँ, बेलौस मोहब्बतों का सिला इसने इंतहाई खुदगर्जी और कम ज़र्फ़ी से दिया था, जिसके लिए वो खुद को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए इसने अपने लिए यही सज़ा मुंतखब की थी कि वह हमेशा इस दरिंदे के पास रहेगी। पर यूं जैसी बेटी की पैदाइश पर भी इस आदमी ने अपना वतीरा नहीं बदला। बेटी की जिम्मेदारी भी इस जानवर से इंसान न बना सकी। हिना अपनी माँ और अपने भाई की खुशियों पर अपनी तारीख ज़िंदगी का मनहूस साया भी नहीं पड़ने देना चाहती थी। अशरफ की भी शादी हो चुकी थी। वो अब अक्सर 2-3 माह बाद हिना के पास चक्कर लगा लेता। कम अज़ कम हिना को इस जानब से तसल्ली थी कि वो दरिंदा सिर्फ इंसान इसके भाई के साथ में इंसान बन जाता था। हिना इसी में सब्र करती रही और आज वो सारी रात यह दुआएं मांगती रही कि उबैद अशरफ बाग की अचानक आमद से बेखबर कहीं फिर से नशे में धुत होकर घर लौटकर कोई हंगामा न मचा दे। वो सारी रात घर न लौटा तो हिना ने सुख का सांस लिया, मगर किसे मालूम था कि इस रात के बाद हिना की ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आएगा जिससे इसका सुख, चैन, नींद, आराम सब कुछ बर्बाद करके अपने साथ ले जाएगा। बेग साहब, आपका शक बिल्कुल ठीक निकला। वो मुराद खानजादा की हवेली में ही है। वो जनान खाने से तो बाहर नहीं निकली है, मगर बच्चियों को लॉन में देखा गया है। हारिस बेग के खास आदमी ने इसे तला दी। ठीक है, इसकी इतनी जुर्रत, पंचायत बुलाओ, मैं भी देखूंगा वो कैसे इसे अपनी हवेली में पनाह देकर रखेगा। मुझे वो औरत और उसकी बच्चियां जिंदा सलामत अपने पास चाहिए। आखिर को मेरे छोटे भाई की मोहब्बत की निशानियां हैं। कोई इन्हें इनके ख़ानदान से कैसे छीन सकता है, जबकि इसका मासूम और इज्जतदार जेठ इस पर तरस खाकर इस बेवा से निकाह करके इसे इज्जत बनाना चाहता है, इसकी बेटियों को अपनाना चाहता है। वो खबासत से मुस्कुराया, मगर बेसाब वो इतनी ज़रूरी क्यों हो गई हैं कि आप मुराद खानजादा से उलझना चाहते हैं? बाजार हुसन बड़ा पड़ा है औरतों से। फिर वही क्यों? वो इसकी बेटियां आपको जिंदा सलामत क्यों चाहिए? भला उलझा था, जबकि वो अपने मकरू अज़ाम पर देर तक वही शैतानियत से भरपूर मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए रहा। नफरत थी मुझे बचपन से वारिस बेग से। मेरा बाप भी हमेशा इसकी हिमायत करता और फिर जवान होने पर ना सिर्फ गांव का सरपंच बना दिया गया, बल्कि जायदाद का 70% इसके नाम कर दिया गया। क्या बुराई थी मुझ में? बस कॉलेज के ज़माने में एक लड़की से ज़बरदस्ती ही तो की थी। अब जवानी में ऐसी गलतियां तो हो ही जाया करती हैं। यही नहीं, मैंने इसे एक बाग में देखा था तो बुरी तरह इस पे कुर्बान हुआ। क्या कुछ नहीं किया मैंने इससे पाने के लिए। अपने पास कज़न को हथियार बनाकर इसके भाई को इश्तियाल दिलाकर इसके हाथों कत्ल करवाया। वो गोली इसके भाई की बंदूक से नहीं, मेरी बंदूक से निकली थी, मगर वो साबित नहीं कर सका। पंचायत बैठी, नायाब गुल की बड़ी बहनों की तो शादी हो चुकी थी। आखिर में कुर्बानी की बकरी वो बनी। इसे वनी होकर हमारे घर आना था। मुझे लगा मैं इसे पा लिया, मगर मेरे सीने पर सांप उस वक्त लौटे जब मेरे बाप ने इसे मुझे वनी करने की बजाय वारिस के नाम निकाह में दे दिया। उस बड्डे को जाने क्या भनक लग गई थी कि ये सब इसे अपनी बीवी बनाने को मैंने साजिश की थी। वो वारिस की बन गई। इसके इस नखोज हुस्न की वजह से वारिस इसकी मोहब्बत में पागल हो गया। मैंने 1-2 मरतबा इसको वारिस से छीनने की कोशिश की, मगर वो बच निकली और इसने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए वारिस को बता दिया। क्योंकि हवेली वारिस के नाम थी तो इसने मुझे हवेली से निकाल दिया। तब मैंने कसम खाई थी कि इसकी हर चीज़ छीन लूँगा। इसे मैंने अपने हाथों से गोलियों से छलनी करके मौत की घाट उतारा था। तब मुझे कितना सुकून मिला कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता।
लेकिन मेरा ये सुकून तब गारत हुआ जब मुझे पता चला कि इस कमीने ने सारी ज़मीनें और जायदाद अपनी सूखी सड़ी बेटियों के नाम कर दी हैं। इनकी वसीयत के मुताबिक वो 21 साल की होकर ही यह जायदाद किसी के नाम मुंतकिल कर सकती हैं, इससे पहले नहीं। 21 से पहले मर गई तो भी जायदाद इदी सेंटर के नाम मुंतकिल हो जाएगी, मगर हर कीमत पर वो औरत और इसकी बेटियां चाहिए। मुझे इसे अपनी गुलामी में रखना है। इसकी बेटियों को भी जवान होने पर जलील और रुस्वा करूंगा। वो मेरी जीत की निशानी बनकर हमेशा मेरी जूती के नीचे रहेगी। मैं इसका वो हशर करूंगा कि कब्र में भी इसके शोहर की रुख तक फड़फड़ाएगी। इसने अपने गैर इंसानी मंसूबे अपने खास आदमी को सुनाए तो एक मरतबा तो इसकी सफाकियत और शैतानियत पर वाले को भी जुर्जुरी से महसूस हुई। अब मेरा मुंह मत देखो, जाकर पंचायत बुलाओ। इसे हासिल करने को मुझे इन खाजानदाओं की नस्ल भी मिटानी पड़ी तो मिटा डालूंगा। वो नफरत से बोला। ठीक है बेग, मैं आज ही पंचायत बुलाता हूँ। वो कहता बाहर निकल गया, जबकि हारिस बेग फिर से अपनी शैतानी दिमाग को नए मकरू साजिशें बनने को तेजी से चलाने लगा। वो स्टडी रूम में अपनी किताब की जानिब मुतवज्जा था जब इसे मखसूस पोंपू की आवाज़ ने बुरी तरह डिस्टर्ब किया। स्टडी रूम की एक खिड़की पिछले लॉन की जानिब खुलती थी और वो आवाज़ इधर से ही आ रही थी। उफ, वो अजगल की बच्ची, लगता है बस रोने के लिए ही पैदा हुई है। वो दांत पीस कर उठा, मगर इसके साथ ही वीरा की भी चीख चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो परेशान हुआ। कहीं गिरविर तो नहीं गई दोनों। वो तेजी से स्टडी रूम के पिछले दरवाजे से पीछे लान में निकल आया, मगर सामने का मंजर इंतखाई गैर मुतवक्के गुस्से से पागल कर देने वाला था। वो दोनों अलग केरी में मौजूद थी। पास खड़ा नील इन्हें अपने ब्लैक टेडी बियर से डरा रहा था। वो टेडी बियर इनके सामने करता तो वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती। तब वो कहका लगाकर टेडी बियर अपनी पुश्त पर छुपा लेता था। अरीब तैशो इश्तियाल में आगे बढ़ा। अनिल ने इसे अपनी जानिब आता देखा तो चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। तब एक अदद थप्पड़ अनिल के चेहरे पर रसीद हुआ था। वो रोने लगा। अनिल, शेम ऑन यू, किस कदर बदतमीज और बेहिंस इंसान हो तुम। वो लोग कितना रो रही हैं, खौफजदा हो रही हैं। तुम इंसान ही हो या जानवर हो? शेम ऑन यू। अरीब ने इसे अच्छा खासा बेइज्जत किया। वो रोता हुआ अंदर भाग गया। तब वो इन नन्ही परियों की जानिब मुतवज्जा हुआ। वीरा तो अनिल की जानिब जाने से खुद ही चुप हो गई थी, जबकि ओजगल अब तक रो रही थी। इसने आगे बढ़कर इसे गोद में उठा लिया। इधर उधर चक्कर लगाकर वो इसे बहलाने लगा। ओ प्लीज ओजगल, शट योर माउथ। वो इसको चूं चूं से तंग आ चुका था। तभी आजिज आके बोला। वो यहाँ आकर कुछ ठीक हो रही थी। सफ़ेदो गुलाबी नीली आंखों वाली गुड़िया यूं तो अरीब को बहुत पसंद थी, मगर इसकी री से बहुत बुरी लगती थी। ओके राइट। अरीब ने इसे कैन की कुर्सी पर बिठाया और खुद दूसरी कैन की कुर्सी के पीछे छुप गया। वो हैरत से इधर उधर देखने लगी। अरीब अचानक कुर्सी से बाहर निकला, पकड़ लिया। वो अचानक बोला। ओजगल कहका लगाकर हंस पड़ी। अरीब ने हैरत से ये दिलकश नज़ारा देखा था। इतने में यशम वहां चला आया। अरीब को ओजगल को हंसाने की खातिर ये हरकतें देखकर मुस्कुरा उठा। क्लास में वो किस कदर बावकार और संजीदा था। कोई क्लास फेलो इसे यहाँ यूं करते देख लेता तो इसे गश आ जाता। ओजगल अब खिलखिलाकर हंस रही थी। शुक्र है मैमी गुल हंसी तो सही। अरीब ने सर्द सी सांस खींची। क्या हो रहा है? यशम सामने आया तो अरीब ने इसे आज की अनिल की कारस्तानी इसके गोश गुजार की थी। अफसोस की बात है, पहले तो वो अपनी एंटरटेनमेंट के लिए अपने पेट्स को टार्चर करता था। तब बाबा ने इसे पेट रखने से सख्ती से मना कर दिया। अब वो इन हरकतों पर उतर आया है। इसका मजाज दुरुस्त करना पड़ेगा, यशम ने जुज़बुस होते कहा। तो और क्या, दिन ब दिन बदतमीज और बेहिस होता जा रहा है। अरीम ने भी मुतफिक्र होकर कहा। खैर चलो, तुम्हें बुलाने आया था। यू नो व्हाट, पुप्पो और प्रिया आई हैं, खाना बुला रही हैं तुम्हें। यशम ने आयमा बेगम का पैगाम देने के साथ साथ पुप्पो की आमद का बताया तो अरीब ने बुरा सा मुंह बनाया। आ गई सड़ियल छुछुंदरी, हमें बोर करने। अब जबरदस्ती रो धोकर हमें खेल खेलने पर मजबूर करेगी। तुम्हें जबरदस्ती दूल्हा बनाएगी और खुद तुम्हारी दुल्हन बनकर बैठ जाएगी, इडियट। अरीब ने प्रिया खानजादा की दोस्त जमाने वाली आदत का सोचकर गंदा सा मुंह बनाया। यशम कहका लगाकर हंस पड़ा। अरीब मजीद बदमजा हुआ। तुम जाने किस मिट्टी के बने हो यशम, जो इसे इतने सब्र से झेल लेते हो। मैं तो कभी ना झेलूं। छोड़ो यार, जाने भी दो, दिल रख लेता हूँ बस, और कुछ नहीं। वो तो है ही मेंटल केस। अब क्या हम भी बन जाएं? यशम ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो अब, नहीं तो तुम्हारे पीछे यही आन धमकेगी चुड़ैल। अरीब की गोहर अफशानी पर वो फिर हंस दिया। यशम ने असगर को गोद में उठाया, अरीब ने वीरा को। वो दोनों अंदर की जानिब चल पड़े। आयमा और साइमा बेगम नायाब गुल के साथ इसके कमरे में बैठी थी। वो न जाने खौफ के मारे बुरी तरह कांप रही थी। खबर मिली थी कि इस हैवान को नायाब गुल की बैतुल इस्तरात में मौजूदगी की खबर मिल चुकी है
اور اس نے نایاب کو دوبارہ واپس حاصل کرنے کو پنچایت بٹھائی ہے۔ تب سے وہ سائمہ بیگم کی گود میں سر رکھے روتی ہوئی دل و جان سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ نایاب کیوں خوفزدہ ہو؟ سلیمان اور سلطان ادا کچھ نہیں ہونے دیں گے تمہیں، تم فکر کیوں کر رہی ہو آخر؟ آئمہ نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ ادی میں کیوں نہ پریشان ہوں، وہ اس حیوان نے میرے سامنے اپنا ہر جرم قبول کیا تھا۔ آپ لوگوں کی تو شادیاں ہو گئی تھیں، اس نے مجھے ونی کے ذریعے حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی کزن بھائی کو خون کروا دیا، لیکن خوش قسمتی سے میرا نکاح وارث سے ہو گیا۔ وہ اس حیوان اس قدر بے قابو ہو گیا کہ اپنے بھائی کی عزت ہونے کے باوجود اس نے 2 مرتبہ مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس نے میرے وارث کو مار ڈالا۔ وارث نے ہماری حفاظت کے لیے ایسی وصیت بنائی کہ وہ بچیوں کو کچھ نہیں ہونے دے گا، مگر اب وہ مجھے اور میری بچیوں کو نہیں چھوڑے گا۔ نایاب گل روئے گئی۔ ایک ازدے نما درندے کی بد نظری اس کی ساری خوشیاں نگل گئی تھی۔ اب وہ مر کر بھی اس کی قید میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ نایاب گل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو یار، کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ ٹھپ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سب ہونے کے بعد ہم وارث کی نیک نیتی سے متاثر تھے، تبھی تمہیں وہاں رہنے دیا۔ پھر کسی بھی طرح تم پر ہونے والے مظالم کا پتہ چلنے پر بابا جان نے تمہیں وہاں سے ہر قیمت پر نکالنے میں پوری جان لگا دی۔ وہ تمہیں اپنی بیٹی سمجھتے ہیں اور کسی صورت تمہیں اس حیوان کے پاس نہیں جانے دیں گے۔ وہ خاموش ہو جاؤ اب۔ آئمہ نے اسے سینے میں بھینچا، تبھی وہاں اچھلتی کودتی پریہا اور سارے بچے چلے آئے تو ان کا دھیان بٹ گیا۔ مردان خانے میں مراد خانزادہ، سلمان اور سلطان خانزادہ ساتھ جوڑے کسی بہت زیادہ اہم بات پر محو گفتگو تھے۔ جب دعا زہرا بیٹھک میں داخل ہوئی، ان تینوں نے اسے سینے میں بھینچا۔ دعا زہرا، جب میں نے کہا تھا کہ یہاں کے حالات ابھی ٹھیک نہیں تو کیا ضرورت تھی بچی کو لے کر یہاں آنے کی؟ کچھ دن انتظار کر لیتی۔ مراد خانزادہ نے سنجیدگی سے کہا تو دعا زہرا کا موڈ بری طرح خراب ہوا۔ بابا جان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ جانتے ہیں نا پشاور میں کتنی گرمی ہوتی ہے، میں جب دل چاہے یہاں آ جا سکتی ہوں۔ پریہا کتنی زندی ہے آپ کو نہیں پتا، کتنا روتی ہے وہ۔ میں کسی غیر کی وجہ سے اپنی بچی کی خواہش کیوں نہ پوری کروں، وہ کیوں روئے؟ دعا زہرا نے وہ بھڑاس بھی نکال لی جب مراد خانزادہ نے بیٹی کو فون پر یہاں ابھی آنے سے منع کیا تھا۔ اس کی بات پر سلمان اور سلطان چپ سے ہو گئے جب مراد نے اسے تیکھے چندوں سے گھورا تھا۔ دعا زہرا کتنی غلط بات ہے، وہ غیر نہیں، اس مظلوم بچی کو میں نے اپنی بیٹی مانا ہے، تمہاری بھابھیوں کی سگی بہن ہے وہ۔ آس پاس کے کئی گاؤں کا سرپنچ ہوں، ویسے بھی اپنے لوگوں کی حفاظت میری ذمہ ہے۔ میں نے اپنے کسی بچے کی ایسی پرورش تو نہیں کی تھی وہ اس طرح خود غرضی کا مظاہرہ کرے۔ مراد خانزادہ نے اس کی اچھی خاصی جھاڑ پھونک کر دی تو وہ جذبت سی ہو کر برے برے منہ بلانے لگی تھی۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں بابا جان؟ میں آئی گئی ہوں تو کیا واپس چلی جاؤں؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تو مراد خانزادہ گڑبڑائے۔ میں نے ایسا کب کہا؟ ہم ذرا پنچایت کے لیے نکلنے والے ہیں، اپنی ماں سے کہنا شاندار سی دعوت کا اہتمام کروا کر رکھے۔ مراد خانزادہ نے اپنی جان چھڑوائی۔ وہ لوگ جل لگے کڑکڑاتے ہوئے سفید لباس اور سر پر سفید پگڑی باندھے وہ پنچایت کے لیے نکلے تھے۔ دعا زہرا سر جھٹکتی اندر کی جانب چل پڑی۔ پنچایت بٹھائی گئی تھی، علاقے کے تمام معززین پنچایت میں شامل تھے۔ حارث بیگ گردن میں سریا فٹ کیے اپنے کتوں کی فوج کے ساتھ وہاں موجود تھا، مگر جب مراد خانزادہ اپنے بیٹوں کے ساتھ بڑی شان سے حویلی کی بڑی بیٹھک میں داخل ہوئے تو ماحول میں ایک اندیکھا سا رعب اور دبدبہ پھیلنے لگا۔ مراد خانزادہ کی چال میں دنیا فتح کر لینے کا تفاخر جھلک رہا تھا، جسے دیکھ حارث بیگ نے پہلو بدلا۔ اس کا خاص چمچہ بالے کے گلے سے بھی گلٹی سی ابھر کر مدھم ہوئی تھی۔ مراد خانزادہ سامنے ہی رکھی بڑی کراؤن والی کرسی پر براجمان ہوئے۔ سلیمان اور سلطان ان کے دائیں جانب بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے پر جو اطمینان اور سکون تھا اس نے حارث بیگ کو بے سکون کیا۔ معاملے پر جامع روشنی ڈالی جائے، معززین میں سے ایک نے مراد خانزادہ کی جانب دیکھتے ادب سے کہا تھا۔ جس نے پنچایت بلائی ہے خان بابا پہلے وہ بتائے کہ اسے کیا تکلیف تھی، کیوں پنچایت بلائی گئی ہے، آخر کیوں پنچوں کا وقت برباد کیا گیا ہے۔ مراد خانزادہ کا لہجہ اس قدر کاردار اور جلالی تھا کہ حارث بیگ کا چہرہ سرخ ہوا۔ ہمارے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالا گیا ہے، میری بھابھی اور بھتیجیوں کو دن دہاڑے ہماری حویلی سے اغوا کیا گیا ہے، مجھے اپنے گھر کی عزت واپس۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ مراد خانزادہ نے اس کی بات درستی سے کاٹی۔ عزت جیسے لفظ کم از کم تمہارے منہ سے ادا ہوتے کچھ اچھے نہیں لگتے حارث بیگ، کیونکہ تم لوگ اپنے گھر کی عزتوں کو تہہ خانوں میں بند نہیں کرتے ہو، اپنے عزتوں پر ہاتھ ڈالتے ہو۔ مراد خانزادہ کی بات پر حارث بیگ کا ہونک سا بنا ان کا چہرہ دیکھے گیا، پھر مجمع میں اسے آئینہ دکھایا گیا تھا
तो वो अपना मकरू चेहरा देखकर वो गुस्से और इश्तियाल से पागल होने को था। वो बदचलन बगैरत बनी में आई औरत अपनी किसी आशना के साथ हवेली से भागना चाहती थी, इसीलिए इसे कैद किया था मैंने। पर अब मुझे मेरी भतीजियाँ हर कीमत पर चाहिए। वो हलक के बल जंगाड़ा था और मानी खेजी से सुलेमान खानजादा की जानिब देखा। भौंकना बंद करो हारिस बेग, नहीं तो तहमत लगाने पर मैं तुम्हारी गुद्दी से जुबान खींच लूंगा। ये तो पूरी हवेली और पूरा इलाका जानता है कि वारिस बेग की बीवी किस कदर नेक और शरीफ औरत है। बात दरअसल ये है कि तुम हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो, इसीलिए मैंने बता दिया है कि क्या मामला है। मौजूदीन, बात दरअसल ये है कि इस बगैरत आदमी ने अपने भाई का खून किया है और अपनी ही भाभी पर गंदी निगाह रखी। भाई को मौत के घाट उतारने के बाद इसने अपनी भाभी और भतीजियों को अपनी हवेली के तहखाने में बंद करवा कर रखा था। बड़ी मुश्किल से बच्ची इस कैद खाने से रहा होकर आई है। मुराद खानजादा की हर एक बात पर हारिस का चेहरा फीका पड़ा। तुम कुछ भी कहोगे तो लोग मान लेंगे क्या? भौंको मत। चोर मचाए शोर के मुतरादिफ चींख जगाड़ कर अपने गुनाहों की भयानक अंजाम से बच नहीं सकते तुम, मुराद खानजादा ने दुरुस्तगी से कहा था। क्या सबूत है तुम लोगों के पास कि मैंने ऐसा किया? वो अब भी सुकून में था, जानता था अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता था। सबूत तो है, मगर तुम अपने मकरू शक्ल सामने आने पर सबसे निगाहें मिलाने के लिए खुद में हिम्मत नहीं पैदा कर सकोगे कि लोग सच्चाई जानकर तुम्हारे मुंह पर थूकेंगे भी नहीं। मुराद खानजादा की गरजदार आवाज़ पूरी बैठक में गूंजी तो हारिस को खामोश होना पड़ा। तब मुराद खानजादा के इशारे पर सुल्तान ने अपने कुर्ते की जेब से अपना मोबाइल निकाला। ये देखकर हारिस बेग को सांप सूंघ गया कि जाने अब इनका कौन सा नया खाता सबके सामने खुलने वाला था। सुल्तान ने मोबाइल निकाला और उसमें से एक वॉइस रिकॉर्डिंग मैसेज खोला। सरपंच जी, मैं वारिस बेग हूँ, आपकी बहनोई की बहन का शोहर। मेरी जान खतरे में है। मेरा सगा भाई मेरी जान का दुश्मन बन चुका है। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लें कि अगर मुझे कुछ हुआ तो आप मेरी बीवी और बच्चियों को इस जहन्नुम से निकाल देंगे। बैतुल उस्ताद की पनाहगाह में रखकर इनकी हिफाजत करेंगे। वॉइस मैसेज मुकम्मल हुआ। बैठक में सबको सांस सूंघ गया। जबकि वॉइस सुनते वक्त ही इस शैतान का दिमाग तेजी से चलने लगा था। तभी वो अब भी पुरस्कून था। सबकी नजरें हारिस बेग पर जम गई थी। मैं इस वॉइस को सबूत नहीं मानूंगा। ये आवाज़ मेरे भाई की है, पर क्या गारंटी है कि इससे ये मैसेज ज़बरदस्ती या गन पॉइंट पर नहीं करवाया गया? इसकी बीवी के किसी आशना के जरिए। हारिस बेग के कहने की देर थी कि मुराद खानजादा तैश में उठे और एक जन्नातेदार थप्पड़ इस हैवान के चेहरे पर मारा। अब अगर बड़े मजमे में इस बच्ची के किरदार के खिलाफ एक और गलत लफ्ज बोला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मुराद खानजादा धाड़ा, जबकि अपना गाल से हिलाते हारिस बेग ने इन्हें भस्म कर देने वाले अंदाज में देखा था। मोअज़्ज़िज़ीन, आपने मैसेज सुना। वारिस बेग की आवाज़ थी। कहीं से नहीं लग रहा था कि इसे डराया या धमकाया गया हो। आप लोग अपनी राय दें ताकि मैं पंचायत का फैसला सुनाऊं। मुराद खानजादा की दो टोक आवाज़ पर सबने एक दूसरे की जानिब देखा था। उन्होंने कुछ देर एक दूसरे से मुशावरत की। इंसाफ का तकाजा है और जैसे सबूत सामने आए हैं, हम सब की मुश्तरका राय है कि हारिस बेग अगर बेगुनाह है तो जब तक खुद को पूरी तरह बेगुनाह साबित नहीं कर देता तब तक बच्ची बैतुल सुल्तान की पनाहगाह में रहेगी। इसे वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है, सरपंच होने की हैसियत से मैं भी यही फैसला सुनाता हूँ कि बच्ची बैतुल सलात से कहीं नहीं जाएगी, और अगर किसी ने इस पर मैली निगाह डाली तो इसकी आंखें निकाल दी जाएंगी, क्योंकि अब वो मुराद खानजादा की पनाह में है, इसकी बेटी है। मुराद खानजादा की रोबदार आवाज़ गूंजी और साथ ही वो उठ खड़े हुए। पूरे खाल के लोग इनके साथ उठ खड़े हुए थे, मासवाए शैतान के, जो अपनी हार पर किसी जख्मी सांप की तरह फनकार रहा था। मुराद खानजादा अपने बेटों के साथ गाड़ी में सवार हो गए। गाड़ी दूर उड़ाती हुई वहां से निकल गई। बाबा जान कहते हैं कि जब कुत्ते को हल्काव हो जाए और सबको काटता फिरे तो इसे गोली मारकर दूसरों को हिफाजत कर लेनी चाहिए। सुल्तान खानजादा की गहरी बात पर मुराद खानजादा किसी गहरी सोच से बाहर निकले। असल मसला ये है सुल्तान कि इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है हमारे पास, और अब तो नायाब गुल की वजह से हमारे हाथ बिल्कुल ही बंद गए हैं, क्योंकि सरपंच होने की हैसियत से बिना सबूत में किसी को सजा नहीं सुना सकता। मैंने अपने खास आदमी लगाए हुए हैं इसके पीछे। जरा सा कुछ हाथ आने दो, इसे तो मैं खुद अपने हाथों से गोली मारूंगा। मुराद खानजादा ने दांत पीसकर कहा। सुल्तान खानजादा खामोश हो गए कि जानते थे इस वक्त बाबा का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा होगा। पंचायत का फैसला सुनकर पहली मर्तबा गुल के लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट थी। सदा शुक्र के इसकी गर्दन पर लटकती इस खौफ की तलवार से तो जान छूटी थी। सब डाइनिंग हॉल में मौजूद थे। सबसे ज्यादा जहरा
दुआ जहरा के चहने की आवाज़ें आ रही थी। गुल खामोशी से वीरा और रोजगुल को चावल खिलाने की कोशिश कर रही थी। मम्मा, क्या इस बार मैं कहीं भी घूमने नहीं जा सकती? मुझे यश के साथ नाना जान के सलवेवाए गार्डन्स में घूमने जाना है। प्रिया की फरमाइश पर मुराद खानजादा खामोश ही रहे। वो जितनी जिद्दी, बहुत हट डरम और एक ही चीज़ पर अड़ जाने वाली बच्ची थी। अगर फौरन इनकार कर देते तो प्रिया ने हलक फाड़ फाड़ कर पूरा बैतुल सलात सर पर उठा लेना था। मुराद खानजादा ने दुआ जहरा की जानिब देखा, जिसने इसकी हर जायज़ और नाजायज़ बेजा जिद पूरी कर कर अपनी इकलौती बेटी को सर पर चढ़ा रखा था कि अब वो किसी की बात सुनने से में नहीं आती थी। प्रिंसेस, चलेंगे, ज़रूर चलेंगे, मगर अभी यशम के पेपर्स हो रहे हैं ना, तो इनकी तैयारी कर रहा है। नहीं तो वो अभी ले जाता तुम्हें। तुमने अगर जाना है तो मैं ले चलूंगी तुम्हें। दुआ जहरा ने लापरवाही से कहा कि जानती थी वो यशम के बगैर कहीं नहीं जाएगी, जबकि मुराद खानजादा ने बेटी को घूरी से नवाजा था। मम्मा, मैं भी नहीं जाऊंगी। प्रिया ने मुंह बनाकर हंसपे तवक्का इनकार कर दिया, जबकि इस सारी कार्रवाई में यशम हैरत से अपनी पुप्पो को देखने गया, जिन्होंने इसके पेपर का झूठ बोला था, मगर वो प्रिया के साथ बाग में जाने से जान छूटने पर ही खामोश रहा। क्या बाबा, अब किसी रजील शख्स से डर कर हम सारी जिंदगी अपने घर में कैद तो नहीं रहेंगे ना? जब से आई हूँ तब से हवेली में घुटन सी महसूस हो रही है। इसका लहजा ऐसा था कि साइमा और आइमा ने पहलू बदला, जबकि नायाब गुल ख्वाह शर्मिंदा हो गई थी। दुआ जहरा बीजान की वार्निंग देती आवाज़ पर उसे चुप होना पड़ा। नायाब गुल जल्द ही खाना खाकर अपने कमरे में चली गई थी। मोरे, प्लीज़ मुझे भी अपने हाथों से खिला दें। अरीब, जो कब से आइमा बेगम को अजकल की जानिब मुतवज्जा होता देख रहा था, अब जल कर बोला, और इसकी इस क्यूट सी जेलसी पर वह मुस्कुरा दी थी। अब वो अजगल को गोद में बिठाकर अरीब के मुंह में भी छोटे छोटे निवाले डालने लगी। अरीब, ऐसे नहीं करते, ये छोटी सी अजगल है, आप तो बड़े हो, समझदार हो। आयमा ने इसे झिड़का, मगर यहाँ असर किसे था? मम्मा, पानी दे दें, यशम ने कहा तो खाली जगह देखकर प्रिया अपनी जगह से उठी। मैं लाती हूँ किचन से। यश, सब्र करो, वो कहती शीशे का गिलास उठाकर किचन की जानिब बढ़ी। अरे अरे प्रिया, लग जाएगी। दुआ जहरा ने तासु से सर हिलाया। घर में वो हिलकर खुद पानी ना ले, कजा के किसी को ला कर पिलाए, और यहाँ थैंक्स प्रिया। यशम ने पानी का गिलास थाम कर मुस्कुरा कर कहा। एवरीथिंग फॉर यू। वो मुस्कुराई और सब खाना खा चुके थे। खेलें? प्रिया ने यशम से कहा। वो मुस्कुरा दिया। लेट्स गो, पर लूडो खेलेंगे। ओके डन, पर मैं तुम्हारी पार्टनर बनूंगी। अरीब भैया और अनिल पार्टनर बन जाएंगे, इसने पहले ही बता दिया। मुझे नहीं खेलनी ये बोरिंग गेम, अली ने मुंह बनाया। तुम्हें कह कौन रहा है चूजे? मैं यश और अरीब भैया के साथ खेलूंगी, प्रिया ने कहा, जबकि अरीब ने यशम को घूरा कि वो इस वक्त या तो अपनी मोरे के पास होता था या वो लोग बीजान से कोई स्टोरी सुना करते थे। इनकी ये आदतें बहुत पुख्ता थी, जो वक्त के साथ साथ भी नहीं बदली थी। यशम ने अरीब को इसे झेलने के लिए आंखों ही आंखों में रिक्वेस्ट की थी। अरीब तिलमिलाया, मगर ना चाह रहा यशम के साथ इसके कमरे में जाना पड़ा। नायाब गुल वीरा और अजगल को सुला रही थी जब कमरे में नील चला आया। वो बेबी कार्ड के पास आया और अजगल सो चुकी थी जबकि वीरा जाग रही थी। अनिल ने इसके छोटे गाल पर प्यार किया। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया, अनिल बुड़बुड़ाया। उसकी नीली आंखों में देखा। तुम मेरी दोस्त बनोगी? अनिल ने इसके सामने हाथ फैलाया, जो कि इसने अपने दोनों हाथों में थाम लिया कि इसे लगा था शायद वो अपनी गोद में उठाना चाहता है इसे। ओके डन, आज से हम फ्रेंड्स, मगर माफ़ करना फ्रेंड, तुम्हारी ये रोंदू सिस्टर मुझे अभी भी नहीं पसंद। अनिल ने एक नज़र सोई हुई अजगर पर डाली। वो खिलखिलाकर हंसी तो अनिल ने भी खुशगवारी से मुस्कुरा दिया था। नूर पैर के वक्त ही ना उठी, नमाज अदा करके अपने लिए सुकून की दुआ मांगी और अब किचन में आटा गूंदने लगी थी। तभी सोहन के रोने की आवाज़ आई। वो उसके रोने की आवाज़ सुनकर अशरफ भाभी उठ बैठे। वो उठकर सोहन के कमरे में आए तो हिना इसे फीडर देकर इसे झुला रही थी। वो नन्ही परी हूँ बहू अपने बाप पर गई थी, मगर इसकी स्याह चमकदार शफाफ बड़ी बड़ी आंखें अपनी माँ पर थीं। इस पर तजाद लंबी घनी स्याह मुड़ी हुई पलकें जो कि देखने के काबिल थीं। वो दूध की तरह सफ़ेद और रुई की तरह नरम थी। गालों पर सुरही थी जो कि इसकी दादी और अपनी नंदू की गालों पर भी देखी थी। वो लोग वाकई हिना की अच्छाई की मुतरादिफ हुई थी और अब इससे मिलने आ जाया करती थी। उबैद के घर वाले अब अक्सर इनके घर आ जाया करते थे। अरे भाई, ये तो यूं ही रोती रहती है, आपने अपनी नींद क्यों खराब की? हिना ने सोहन को थपकते हुए कहा था। कोई बात नहीं, मुझे भी इस वक्त जागने की आदत है। नमाज पढ़ ली मैंने। लाओ गुड़िया को मुझे दो और तुम अपने घर के काम निपटा लो। अशरफ ने इसके सोहन को अपनी गोद में भर लिया और उसके गुलाबी फूले फूले गालों पर प्यार करने लगा। इनकी शादी को
20 साल होने को था, मगर अल्लाह ताला ने अभी तक इनको औलाद जैसी नेमत से नवाजा नहीं था। तभी वो सोहन पर जान छिड़कते थे। आए दिन इसको देखने के लिए गोद में उठाने के लिए तड़प कर इन्हें एबटाबाद आना पड़ता था। वैसे भी वो इतनी प्यारी और मासूम थी कि खुद ही प्यार ले लिया करती थी। अब भी अशरफ पूरी तरह इस नन्ही परी में गुम हो गया। हिना सोहन की खिलखिलाहटें सुनकर मुस्कुराती हुई अपने काम निपटाने लगी थी। 8 बजे उन्होंने नाश्ता किया और बर्तन समेट कर किचन में लाई थी जब किसी ने बैरूनी दरवाज़ा धड़धड़ाया। या अल्लाह खैर, हिना का दिल दहल गया। पता नहीं कौन सी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, इसलिए इसने हिफ्जुल मातकद्दम के तौर पर अशरफ के बाहर निकलने से पहले भागकर दरवाज़ा खोला ताकि इस जाहिल आदमी को बता सके कि इसका भाई घर पर है तो वो तमीज़ का मुजाहरा करे। मगर दरवाज़ा खोलने पर तो हिना के पैरों तले से ज़मीन सिरक गई। सर पर आसमान टूटता महसूस हुआ। वो किसी शातिर सी औरत की बाहों में बाहें डाले इत्मीनान से दरवाजे पर खड़ा था। ऐसे दीदे फाड़ फाड़ कर क्या देख रही है? बीवी है ये मेरी, निकाह किया है मैंने, हक है मुझे चाहे 1 रखूं या 4। अब मुंह बनाकर नहूसत ना फैला, सामने से हट, अंदर जाने दे। उबैद ने करख्त लहजे में कहा तो वो हिना फूट फूट कर रोने लगी। उबैद, खुदा के लिए कह दे ये सब झूठ है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? हिना का दिल किया खाक हो जाए। ऐसे बेमहर मनमसर शख्स के पीछे इसने क्या कुछ नहीं गवाया था। जिंदगी नहीं, अब तो पछतावा रह गया था जिंदगी में। ये सब क्या हो रहा है हिना? उबैद के साथ ये कौन है? अशरफ बा की आवाज़ पर वो पल को गड़बड़ाया था, मगर फिर संभल गया। हिना ने सहम कर खौफजदा निगाहों से ये मंजर देखा था और दिल की गहराइयों से दुआ की, काश ये एक भयानक ख्वाब हो। आंखें खुले और ये भयानक ख्वाब बदल जाए। वो जानती थी कि अब ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बर्बाद करके अपने साथ ले जाएगा। आज हारिस बेग को पंचायत में हारे 20 दिन गुजर चुके थे। वो सर कुचलने जख्मी सांप की तरह फनकारता फिर रहा था। वो ऐसा खबीस था जो अपनी हार और बेइज्जती कभी नहीं भूलता था। ये खामोशी किसी बड़े तूफान के आने का पेश ख्यामा थी। वैसे भी अब वो मौके की ताक में था जो कि शायद बदकिस्मती से आन पहुंचा था कि बाला एक बहुत ख़ास खबर लेकर इस तक पहुंचा था। मौका आन पहुंचा है बेग साहब। मुराद खानजादा और इनके बेटे रावलपिंडी अपना कोई मुकदमा निपटाने गए हैं। आपकी मर्जी के बगैर वो वापस नहीं आ पाएंगे। रास्ते बंद करवा दूंगा मैं। बहुत खूब। वो शैतानियत से भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। तो फिर ठीक है, जिस गार्ड को तुमने खरीद लिया है उसे बोलना जरानहाने को अपनी भेजी गई नौकरनानी तक ये पुड़िया पहुंचा दे और इसे बोले कि ये जहरा मेरी प्यारी लाडली भाभी के खाने और इनकी छोटी बेटियों के फीडर में मिला दे। हारिस का लहजा सफाकियत भरा था।